नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजियाना न्यूज। हमारे परिवार रूपी सभी दर्शकों का हमारे इस खास शो जिसका नाम है क्रेजी क्रिकेट, उसमें स्वागत है। और आईपीएल में आज मुकाबला खेला जाएगा गुजरात वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। गुजरात जीत की हैट्रिक लगा चुकी है और जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रही है, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने शुरुआती 2 मुकाबले हारने के बाद पिछले मुकाबले में चेन्नई के खिलाफ बल्लेबाजी और गेंदबाजी में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपने फॉर्म को दोबारा प्राप्त कर लिया है। तो जाहिर सी बात है कि एक टीम फॉर्म में चल रही है और एक टीम हाल में ही फॉर्म में आई है, तो एक अच्छा मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या कुछ हो सकता है, आखिर कहां चूक होने की संभावना है और कहां बेहतर होने की संभावना, ये हमारे एक्सपर्ट से जानते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान सुखदेव सिंह गुम्मन सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमें ज्वाइन करेंगे रमेश भाटिया, क्रिकेट फाउंडेशन के सेक्रेटरी और कोच संजय चौबे जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे बात कल जो डबल हेडर मुकाबले में उसकी भी थोड़ी सी कर लेते हैं। तो कल जो पहला मुकाबला खेला गया था उसमें केकेआर के खिलाफ दिल्ली ने एक धमाकेदार जीत दर्ज की है। केकेआर जो कि लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करती आ रही थी, उसकी जीत के रथ को एक तरीके से दिल्ली कैपिटल्स ने कल रोका है। सर, बिल्कुल ठीक बात है। हमने कल मैच से पहले भी एनालिसिस में कहा था कि दिल्ली जो है अभी थोड़ी सुस्त लग रही है, कि उनके जो ओवरसीज असाइनमेंट के प्लेयर्स थे वो वापस आए हैं और आने के बाद में डेविड वार्नर भी फेल हुए और एनरिच नोकिया भी जो है उनको 2.2 ओवर में लगभग 42 रन्स पड़े थे और फिर 2 बीमर के कारण भी उनको आगे ओवर जो है कंटिन्यू नहीं करने दिए गए थे। और परंतु थोड़ा सा टीम मैनेजमेंट ने चेंज करते हुए अनुज नोकिया को बिठाया और उसकी जगह पे खलील अहमद को वापस से लाए और उसका हमने रिजल्ट भी देखा कि उन्होंने कल बहुत ही शानदार गेंदबाजी करी और 3 विकेट लिए। कुलदीप यादव की जितनी तारीफ करे कम है, 4 विकेट लिए और एक कैच जो रिमार्केबल था। मतलब एक अगर हम देखें तो उस समय वो स्पीड थी ऋषभ पंत और उन दोनों के बीच में एक रेस चल रही थी कि ऋषभ पंत भी दौड़ रहे थे और कुलदीप यादव भी दौड़ रहे थे और अंत में कुलदीप यादव ने बिल्कुल हवा में पैरेलल एक छलांग लगाते हुए बहुत ही स्पेक्टेकुलर कैच पकड़ा। मेरे ख्याल से इस तरह के बहुत कम कैच होते हैं जो हमेशा हमेशा के लिए हमको याद रहेंगे। वर्ल्ड कप में हमने देखा था वीवर रिचर्ड का कैच कपिल देव ने पकड़ा था, वो किस तरह का कैच था। और लगभग उसी तरह क्या हम इसको भी रेड कर सकते हैं कि एक बॉलर कॉटन बोल्ड करता है और बहुत दूर तक और बहुत ऊंचा बॉल गया था, एकदम से स्टीप इतनी ऊंचाई थी कि उसको वैसे ही जज करना जो है ज़्यादातर फील्डर्स के लिए मुश्किल होता, पर कुलदीप ने बहुत अच्छा उसको जज किया। और लगभग यहाँ जो भी ट्रेंड चला रहा है कि आप टॉस जीतिए और दूसरी टीम को पहले बल्लेबाजी कराइए, परंतु कल कलकत्ता के लिए ये एक बहुत घातक सिद्ध हुआ। डे मैच था, डे मैच में हमने कहा था कि इवन स्टीवंस रहेंगे, इसमें किसी को भी कोई एडवांटेज नहीं है। हाँ, जो टीम अच्छा खेलेगी वही जीतेगी और दिल्ली ने कल दिखा दिया कि किस तरह से इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर बनाया जा सकता है। डेविड वार्नर ने 50 किया, 61 रन बनाए, 45 रन पे पृथ्वी शॉ एज यूजुअल पिछले मैच की तरह इसमें भी उन्होंने 50 किया, 51 रन किए 29 में। और बॉलर तो मैंने आपको जैसे बताया, कुलदीप ने 4 विकेट लिए, खलील ने 3 लिए, 2 ही बल्लेबाज 8 ओवरों में अगर आपके 7 विकेट ले जाएंगे और 60 रन देंगे तो किसी टीम के लिए भी चेस करना मुश्किल होगा। कल हम लास्ट में तो हम लोग जब रसल का जादू देखते हैं या हम सोच रहे थे कि सुनील नारायण मारेगा, या हम हर प्लेयर के ऊपर सोच रहे थे कि आज केकेआर का हर बार एक नया विजेता होता है, शायद इस बार भी मैच विजेता कोई नया होगा। परंतु दिल्ली के बॉलर्स की जितनी तारीफ कर जाए उतनी कम है। रसल ऑर्नर को भी उन्होंने मारने नहीं दिया और अंत में बहुत ईजिली ये मैच जीत गया। सर, आपने तो भविष्यवाणी करी दी थी कि अगर पैट कमिंग्स की बैटिंग की नौबत आई तो मतलब मैच जो है वो गया केकेआर से। मैंने कल ये बोला था कि वो तो मैंने बोला ही था, और मैंने ये भी बोला था कि पैट कमिंग्स अब हर मैच में नहीं चलेंगे। हाँ, ये एक मैच चल गए हैं तो ऐसा नहीं कि हर मैच में वो ऐसा जादू करेंगे कि 14-15 बॉल में 50 रन बनाएंगे। और मैंने ये भी बोला था कि आपकी पैट कमिंग्स की अगर बैटिंग आती है तो केकेआर के लिए बहुत मुश्किल होगी, और वही हुआ था। पहले तो ये कि दिल्ली ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया, पृथ्वी शॉ एक शानदार, उन्होंने बहुत ही शानदार बैटिंग की और उन्होंने जो T20 के लिए 215 रन मतलब चेस करना इतना आसान नहीं है। 10 के ऊपर से आपका एवरेज रहता है, फिर आपको शुरू से मारना पड़ता है। और फिर मुझे ऐसा लगा कलकत्ता की जब आप 215 रन चेस कर रहे हैं और आप ओपन में वेंकटेश अय्यर के साथ में बैटिंग करने के लिए अजिंक्य रहाणे को भेज रहे हैं, तो फिर हम देख रहे हैं कि अजिंक्य रहाणे स्ट्रगल कर रहे थे, वो बीट हो रहे थे, शॉट मारने जा रहे थे, पैट से टकरा रही थी, 2 बॉल पे 2 बार एम्पायर ने आउट दे दिया उनको, तो नॉट आउट हो गए वो। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई हार्ड हिटर अगर जैसे पावर प्ले का 6 ओवर का आप यूज करते
और शायद 6 ओवर में 60-70 रन अगर बनते तो शायद एक मोमेंटम मिल जाता और कलकत्ता थोड़ा सा नजदीक और मिडिल ऑर्डर का हौसला बढ़ता। बिल्कुल बिल्कुल, बट वो ऐसा हुआ नहीं। फिर आंद्रे रसल के भरोसे थे तो वो भी कल चले नहीं। मतलब मैं कल मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली ने बहुत अच्छे तरीके से पूरी कमांड के साथ में उन्होंने ये बैटिंग में, बॉलिंग में और फील्डिंग में तीनों जगह उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और इसलिए जीते। और वैसे भी मैं तो ये बोलूंगा संजय, कल अगर ऋषभ पंत की कैप्टनसी की जितनी भी तारीफ करी जाए कम है। सरफराज को एज ए हार्ड हिटर रखा हुआ, उसकी जगह उन्होंने प्रमोट किया अक्षर पटेल को कि उनको पीछे से बाद में खिलाएंगे, पहले अक्षर को खिलाते हैं, शार्दुल को पहले खिलाते हैं। तो क्योंकि ये बैट्समैन है और ये दोनों जो हैं ऑलराउंडर्स हैं। शार्दुल को एनी डे हम कोई भी उस क्रेडेंशियल्स में नहीं लाते हैं कि सरफराज से बेटर बैट्समैन है, परंतु देखिए लास्ट के 2 ओवरों में उन दोनों ने लगभग 40 रन बनाए। उमेश यादव के जो 19वां ओवर था उसमें 22 रन बने और लास्ट ओवर में 18 रन। तो 2 ओवर में अगर आपके 2 बैट्समैन 40 रन बना देते हैं तो बहुत बड़ा स्कोर होता है। अगर वही मान लीजिए 10-10 रन के होते तो ये जाकर आपके 20 रन बनते, आप 190-95 पे रहते, जो एक बहुत डिफरेंट, क्योंकि जब आप 215 रन को चेस कर रहे होते हैं तो आपके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर होता है। आपको 11 रन से ऊपर लगभग मान के चलिए ऑलमोस्ट 11 रन आपको हर ओवर में बनाने हैं पहले ओवर से। और जैसे कि हम तो बार बार कहते चले आए कि जिनके रहाणे मुझे नहीं लगता है कि वो 2020 के प्लेयर हैं, या अभी उनकी उम्र है कि जिसमें 2020 खिलाया जा सके। हम देख रहे हैं कि अंडर 19 के बच्चे हैं, यंगस्टर हैं, जिनको ड्राफ्ट किया जा रहा है, वो आकर 50s कर रहे हैं, वो रन आउट कर रहे हैं, बॉलिंग में विकेट्स ले रहे हैं। उनके लिए एक करियर भी आगे है और कहीं ना कहीं फ्रेंचाइजी के लिए वो अगले आने वाले समय में भी 3 साल 4 साल 5 साल उनके लिए खेल सकते हैं। और उनका प्लेइंग स्टाइल ओवरसीज जिनके रहाणे का प्लेइंग स्टाइल, वो बहुत बड़े प्लेयर हैं डेज क्रिकेट के, टेस्ट मैच क्रिकेट के, परंतु अभी अगर हम देखें तो उनका फॉर्म भी डिक्लाइन पे है। पिछले बहुत सारे समय से वो कोई अच्छा स्कोर भी नहीं कर पा रहे हैं। अभी लास्ट टाइम उनको टेस्ट मैच से भी बाहर बैठाया गया था और जैसा कि मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि वो बहुत शेकी स्टार्टर है। पहली 10 बॉल 15 बॉल के ऊपर वो बहुत ज्यादा लड़खड़ाते हैं और उसी के बीच में उनका विकेट हो। कल जैसे संजय ने बोला, पहली 2 बॉल पहले पे उनको कॉट बिहाइंड दिया गया, डीआरएस लिया तो वो पैड से बॉल लग कर गई थी। सेकंड वाले में उनको एलबीडब्ल्यू दिया गया, फिर डीआरएस लिया गया तो डीआरएस में वो लेग स्टंप से बॉल बाहर जा रही थी तो उसमें वो बच गए, पर वो फिर भी कोई बड़ा स्कोर नहीं कर पाए। और देखिए ऋषभ पंत ने भी कल कहा कि टॉस जीतने के बाद हम फील्डिंग पहले करना चाहते थे, और जबकि वो टॉस हारे और उनको बैटिंग कराएंगे, और बैटिंग करने के बाद में उन लोगों ने जिस प्रेशर से, और मैं तो बोलूंगा पृथ्वी शॉ जो है बहुत बड़ा टैलेंट है, अगर वो ठीक से संभाल लिया जाए, उसको किसी तरीके से मोटिवेट करके कि जब वो रन बनाते हैं इतने फ्लुएंटली बनाते हैं। उमेश यादव अभी तक के सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर हैं और केकेआर के लिए उन्होंने 3-3 4-4 विकेट लिए और कल उनकी हालत उन्होंने खराब कर रखी थी। उमेश यादव ने कल 4 ओवर में 48 रन दिए और 1 विकेट उनको मिला, और सबसे एक्सपेंसिव पैट कमिंस फिर रहे, 4 ओवर में 51 रन दिए उन्होंने और कोई विकेट नहीं मिला। इसके बाद में वेंकटेश अय्यर से एक और कराया तो उन्होंने 14 रन दिए। सिर्फ सुनील नारायण ने 4 ओवर में 21 रन देकर 2 विकेट ले पाए, और उसके बाद में आंद्रे रसल ने 2 ओवर किए और 16 रन दिया 8 रन की एवरेज से। इन 2 को छोड़ दिया जाए तो सबकी एवरेज अगर आप देखेंगे 12 रन, 10 रन, 14 रन, 13 रन, तो 12, 13, 14 रन आपके अगर 4 बॉलर खा जाएंगे तो फिर ये इतने बड़े स्कोर को चेस करने के लिए आपको ताबड़तोड़ बैटिंग ही करनी होगी। और जब आप इस तरह की बैटिंग करने जाते हैं, रिस्क आपको ज्यादा लेना होता है, रिस्क ज्यादा लेंगे तो कहीं ना कहीं आप आपका विकेट गंवाएंगे। वही जो है कल केकेआर के साथ हुआ, और जो टीम हम सोचते चले आ रहे थे कि कोई भी रन चेज कर सकती है, कैसे भी कर सकती है, परंतु एक इवन जहां पे कंडीशंस थी जिसमें कोई ड्यू फैक्टर नहीं था और डे में गेम खेला गया, उस डे में पता चला कि नहीं, जो टीम अच्छा खेलती है, कोई भी टीम हो, वो गिवन डे के ऊपर मैं बार बार कहता हूं कि एक जो कमजोर टीम भी होगी वो भी अच्छी टीम को गिवन डे पे हरा सकती है अगर उसके प्लेयर्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। मैं दूसरा ये बोल रहा था कि जो आपने बोला कि शादाब को नहीं बेच के और शार्दुल ठाकुर और अक्षर पटेल, हमेशा मैं पहले भी शायद अपना शो में मैं बोल चुका हूँ कि वो फाइनली वो थर्ड मैन की तरफ ज्यादा खेलते हैं और लंबे हिट लगाने वाले बैट्समैन नहीं है वो। तो वो जो या रिकी पॉन्टिंग की, प्रवीण आमरे की या ऋषभ पंत की, आप किसी की भी या टीम मैनेजमेंट की भूलो समझदारी है कि उन्होंने शार्दुल ठाकुर और अक्षर पटेल को भेजा, और आप देखिए कि शार्दुल ने लास्ट बॉल पे छक्का मारा है, 20वें ओवर की लास्ट बॉल पे भी छक्का मारा, मतलब पहले भी मारा उन्होंने, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, और बहुत ही बढ़िया अक्षर पटेल और दोनों ने मिलके, मतलब मुझे लग रहा था कि शायद 190 या 200 के आसपास बनेंगे, पर उन्होंने वो 20-25 रन का जो अंतर था वो शार्दुल ठाकुर और अक्षर पटेल के कारण बना।
और उससे एक प्रेशर जो था वो डेफिनेटली 200 जैसी 200 या 200 के ऊपर आप कोई सी भी टीम बनाएगी तो सामने वाली टीम के जीतने के चांस मतलब आपके मान के चलना कि वो 70% हो जाते हैं। और रही सही कसर अजिंक्य रहाणे को ओपन करवाया, फिर आपने अजिंक्य से ओपन कराया। अब आप अजिंक्य से ओपन कराया तो उनको बॉल ही समझ में नहीं आ रहा था। मतलब आप देखिए कि वो एक तरह से वो एम्पायर की परीक्षा ले रहे थे। वो मतलब जिस हिसाब से कमेंटेटर बोल रहे थे कि 2 बॉल पे 2 बार गलत डिसीजन दे दिया। मतलब इतना बड़ा टूर्नामेंट होता है और आप इस तरह के एम्पायर मत खड़े करिए कि उनको मतलब बैट से लगाया, फिर बैट इतना बड़ा मोटा एज लगा और फिर लेग बिफोर भी दिया। और जिसमें कॉर्ड बेंड थे उसमें दोनों ने अपील नहीं की। मतलब तीसरी बॉल पे वो कॉर्ड बेंड भी थे। वो 3 जीवनदान मान सकते हैं। मतलब उसके बावजूद भी वो रन नहीं बना पाए। मतलब आप फ्रेंचाइजी को सोचना पड़ेगा अजिंक्य रहाणे के बारे में। सोच लिया सर, जहाँ तक समझ में आ रही है कि सोच लिया होगा 100%। कितना बड़ा डिफेंस है कि अक्षर ने और शार्दुल ने 20 बॉलों में 51 रन बनाए जी। ये लास्ट में आप सिर्फ 3 ओवर जो है, मैं इनको अक्षर को मैं ऑलराउंडर मानता हूँ, शार्दुल को ऑलराउंडर नहीं मानता हूँ। ऑल्दो 1-2 इनिंग उन्होंने बहुत अच्छी खेली है, इंडिया के लिए भी, इंग्लैंड में भी उन्होंने अच्छे रन बनाए थे एक मैच में। तो पर वो एक सीजन प्लेयर नहीं कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑलराउंडर कैपेबिलिटीज या बैट्समैन। हाँ, आप उनसे 5, 10, 15 रन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जाकर वो एक आध छक्का मार देंगे। ऑफ लेट अगर हम देखेंगे तो भी उनकी बैटिंग बहुत इंप्रूव हुई है। उन्होंने 2-3 बार दिल्ली के लिए जो है वो अच्छे रन बनाए हैं और अच्छी क्लीन हिटिंग करते हैं, लंबे लंबे सिक्सेस मारते हैं। कल भी उन्होंने दिखाया कि कप्तान का उन पे भरोसा क्यों है। सरफराज जैसा बल्लेबाज जिसको हार्ड हिटिंग के लिए रखा गया है, ऑल्दो उनके पास में लिमिटेड स्ट्रोक्स हैं, पर उनको भी पीछे होल्ड किया गया और पहले अक्षर को और शार्दुल ठाकुर को भेजा गया, जिन्होंने इस मैच के स्कोर को एक बड़ा डिफेंस बना दिया। 15-20 रन का डिफेंस जो बहुत बड़ा डिफेंस 2020 में होता है और उसी के प्रेशर में टीम्स कमल हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं मैच की परिभाषा रही है जिसमें दिल्ली कैपिटल्स केकेआर पर भारी पड़ती हुई दिखाई दी है। बात कर लेते हैं कल हुए दूसरे और खास मुकाबले में जिसने राजस्थान रॉयल्स ने एक शानदार अंदाज में लखनऊ के खिलाफ जीत दर्ज की है। सर, यादगार जीत रही और खासतौर पर जो एक अनपेक्ड गेंदबाज था जिसने आखिरी ओवर फेंका, उनने बता दिया है कि पहले मुकाबले में भी युवा कितना अपने आप को कॉन्फिडेंस में पाता है और आत्मविश्वास कितना। बिल्कुल, हम बार बार कहते हैं कि आईपीएल एक कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है जो टैलेंट हंट करता है। वो देखता है जाकर कि कौन सा प्लेयर कैसा खेल रहा है, उसको लेते हैं। उसी तरीके से कुलदीप सेन जो हैं, ये हमारे मध्य प्रदेश के प्लेयर हैं, रीवा से खेलते हैं, रीवा से खेलते हैं और बहुत हार्टनिंग बात है कि 147 की स्पीड से बॉल करना। और उससे भी बड़ी बात है कप्तान का लास्ट ओवर में जब 15 रन की जरूरत हो, 16 रन की जरूरत हो, एक नए गेंदबाज पे भरोसा जताना और उसको बॉल देना। और पहली 3 गेंदें जो उस लड़के ने करी कि सामने मार्कस स्टोइनिस जैसा एक एस्टैब्लिश ऑलराउंडर, और जो सेट था उस वक्त कि एक समय लग रहा था कि लखनऊ सुपर जायंट्स जो हैं वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे और लास्ट 3 ओवर में कुछ 50-51 रनों की जरूरत थी, परंतु स्टोइनिस ने रन बनाकर और लास्ट में मैच बिल्कुल उस जगह ला दिया था जहां 16 रन बनाना बहुत इजी लग रहा था। और एक नया बॉलर, और उसने आकर वो एक छाप छोड़ी है कि जो टैलेंट होता है वो टैलेंट ऐसा ही होता है कि प्रेशर में वो बताता है कि मैं कैसा गेम खेल सकता हूँ। एक नया प्लेयर, उसको पहली बार खिलाया गया आईपीएल में और पहला सीजन आईपीएल का उसका, पहले सीजन पहला मैच, और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दी गई कि लास्ट में आपको 16 रन डिफेंड करने हैं। हमने देखा ओडियन स्मिथ को पिछले मैच में 19 रन लास्ट ओवर में पड़े, लास्ट 2 बॉलों पे 2 सिक्सेस पड़े। ऑल्दो इसको भी लास्ट में एक चौका लगा जो कि एक मिस हिट था, खेलना वो कहीं गए और थर्ड मैन पे एज लग कर गया, स्टोइनिस का चौका हुआ। सेकेंडली उन्होंने मिड विकेट पे बहुत लंबा छक्का मारा, परंतु तब तक वो गेम लगभग जीत चुके थे और 13 रन चाहिए थे जीतने के लिए 2 बॉलों में। और पिछली टाइम की तरह इस बार कोई गलती नहीं हुई, एक में चौका है, एक में छक्का है, तो भी राजस्थान रॉयल ने मैच जीत लिया। मैं बार बार कहता चला हूं कि राजस्थान रॉयल की सिर्फ एक वीकनेस थी और वो वीकनेस थी 5वां बॉलर जो दूर हो गई। हाँ, वो 5वें बॉलर की वीकनेस मुझे लगता है कि कुलदीप सेन के आने से बिल्कुल इम्प्रूव हुई है। और हेटमायर की जितने भी हम तारीफ करें कि एक समय ऐसा लग रहा था कि राजस्थान रॉयल जो है 125-130 रन के ऊपर जो है वो आउट हो जाएगी। वो भी थोड़े लकी रहे कि 8 रन 9 रन की जब उनकी पारी थी तो उस समय उनको एक जीवनदान मिला, फिर उन्होंने 50 किया और 165 रन का जो लक्ष्य था वो उन्होंने दिया। और 165 में जबकि हमको लग रहा था, हम ऐसा सोच रहे थे कि वानखेड़ी की इस विकेट के ऊपर जो है बहुत रन नहीं बनते हैं और हमेशा बैटिंग सेकेंड ही सारे मैचेस जीती थी, पर कल फिर से राजस्थान रॉयल ने ये प्रूव कर दिया कि बैटिंग वही एक ऐसी टीम थी जिन्होंने पहले बैटिंग करते 2 मैच जीते थे और कल बैटिंग फर्स्ट करते हुए 3rd मैच में जीत लिया। तो वो एक बहुत अच्छी टीम है इस समय जो खेल रही है।
देखिए जो पहले तीनों बैट्समैन हम बात करें, संजू सैमसन की बात करें, जॉस बटलर की हम बात करें, देवदत्त पडिक्कल की बात करें, तो इन लोगों ने जो है इस बार परफॉर्म नहीं किया। थोड़े थोड़े रन बनाए, पर बाद में हेटमायर ने आकर और बाकी कुछ बल्लेबाजों ने आके रविचंद्रन अश्विन ने 28 रन बनाए, आपके हेटमायर ने 59 रन किए 36 बॉलों के ऊपर, संजू सैमसन 13 रन बना पाए, देवदत्त पडिक्कल ने 29 पे 29 बनाए, जॉस बटलर 13 पे 11 रन नहीं बना पाए। तो फिर भी एक सम्मानजनक स्कोर 165 बनाए उन्होंने 6 विकेट के ऊपर। और बाद में तो मैं कहूंगा कि स्टॉइनिस ने आकर फिर बताया कि वो कितने यूजफुल प्लेयर हैं, क्यों उनको टीम्स जो है लेती हैं। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, वो गेंदबाजी भी करते हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं। पहला ही मैच खेला और पहले मैच में ही आकर वो लगभग उसमें हारे हुए मैच को जिताने की पोजीशन में लगभग ले गए थे। और मैं तो ऐसा समझूंगा कि जिस बल्लेबाजी क्रम पे स्टॉइनिस को बल्लेबाजी करानी जा रही है, उनको शायद 1-2 क्रम पहले बल्लेबाजी करानी चाहिए, क्योंकि वो किसी भी मैच का रुख पलट सकते हैं। तो हमें आगे शायद देखने को मिले कि उनका बैटिंग क्रम चेंज किया जाए। परंतु ओवरऑल मैं कहूंगा कि राजस्थान रॉयल और जो 2 नए टीम आई हैं, लखनऊ जायंट्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस, ये 3 टीमें इस सीजन में जिनको वॉच करना एक बहुत ही प्लीजिंग एस्पेक्ट लग रहा है कि वो बहुत बढ़िया ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं। बॉलिंग की बात करी जाए, फील्डिंग की बात करी जाए, बैटिंग की बात करी जाए, तो कोई ना कोई प्लेयर आकर अपना खेल दिखा रहा है और अपनी टीम को जिता रहा है। तो कुल मिलाकर एक कैच की कीमत क्या होती है वो राहुल बाबू कल समझ रहे होंगे, क्योंकि वो एक कैच जो ड्रॉप हुआ कुणाल पंड्या से और उसके बाद में हेटमायर ने मैच की तस्वीर बदल दी। गेंदबाजों को इतना टाइम दिया कि अब वो मैच का रुख बदल सकते हैं। और कहीं ना कहीं कल का दिन सर कुलदीपकों के नाम रहा, पहले मुकाबले में कुलदीप यादव और दूसरे में कुलदीप सेन। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा आप बोल रहे थे कि वो जो कुणाल पांड्या ने कैच छोड़ा, मतलब वो इसे बोलते हैं ना क्लब लेवल का बच्चा भी, वो मतलब वो दो उसमें जो मैं जब देख रहा था कि उनके माइंड में 2 चीज चल रही थी कि मैं ऑस्ट्रेलियन स्टाइल से पकड़ूं या इंडियन स्टाइल से, और उसी में वो ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में रहकर वो कैच छूट गया वो। और वहां से जैसा हिटमायर का नाम है हिट, उन्होंने 6 छक्के मारे अपनी इनिंग में और वो लंबी लंबी हिटें लगाई। और इसके बाद 165 जो जैसा सर बता रहे थे कि 130-140 का स्कोर होता, उसमें 20-25 रन का इजाफा हुआ उसमें, और बाद में फिर वही जीत का कारण बना, वही जीत की वजह। दूसरा कुलदीप सेन रीवा से आते हैं और एक गरीब परिवार के बच्चे हैं। और आप देखिए कल उनके पिताजी छोटी सी सैलून है उनके। और वो कल आप देखिए कि वो 147 की स्पीड से बॉल डाल रहा है। मतलब मध्य प्रदेश के अंदर भी बहुत टैलेंट है। और फ्रेंचाइजी जो हम शायद वेंकटेश के जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश की तरफ अब जब भी जो भी प्लेयर जो थोड़ा सा रिकग्नाइज प्लेयर या किसी प्लेयर के बारे में वो सोचेंगे, तो जरूर ये ध्यान रखेंगे कि हाँ ये एमपी का प्लेयर है और ये अच्छा प्लेयर है और ये अच्छा हो सकता है। क्योंकि अब 3-4 प्लेयर है, एक अब कुलदीप सेन, आवेश खान, वेंकटेश अय्यर, 3 प्लेयर तो बहुत अच्छे हैं। रजत पाटीदार और अरशद खान को मौका बाकी है, अभी बात मिलना बाकी है। होप कि अगर जब इनको मौका मिलेगा तो अच्छा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि अरशद खान शायद मुंबई के लिए खेल सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉलिंग बहुत वीक है। जिस हिसाब से वो जो सारे बॉलरों की पिटाई लग रही है, तो ये समीकरण शायद मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए मुंबई में और वो अरशद खान लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर है, तो हो सकता है वो अच्छा ऑलराउंडर है, बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, लंबी हिट मारते हैं, तो हो सकता है कि मुंबई उनको चांस दे। शायद रजत को लेट मिले चांस, क्योंकि उनकी अभी बैटिंग लाइन में बहुत अच्छी चल रही है आरसीबी की, तो रजत को शायद लेट चांस मिलता है और अरशद को शायद मिल सकता है। तो मध्य प्रदेश के लिए तो ये टूर्नामेंट, ये पूरा संस्करण आईपीएल का बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि कई खिलाड़ी हम देख रहे हैं जो एक शानदार प्रदर्शन के बल पर मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। सर आवेश खान, अरशद खान बाकी, रजत पाटीदार टीम का हिस्सा है, लेकिन जिस तरह से कल कुलदीप सेन ने क्रिकेट खेला है, अभी तक हम मान रहे थे कि बल्लेबाजों के लिए खास माना जाता है आईपीएल, लेकिन इस गेंदबाज ने मध्य प्रदेश का नाम उस क्षेत्र में भी रोशन किया। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए आवेश की हम बात करेंगे तो लास्ट 3 सीजन 4 सीजन से वो आईपीएल खेल रहे हैं और वो हर सीजन दर सीजन जो अपने को इम्प्रूव करते चले जा रहे हैं। पिछले सीजन की बात करेंगे तो 2nd हाईएस्ट विकेट टेकर थे वो पूरे आईपीएल में, और इस साल भी अगर हम बात करेंगे तो वो अपनी टीम को लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए जब विकेट की जरूरत पड़ी है, 1 विकेट या 2 बॉलों पे 2 विकेट वो करते चले आए हैं। और उसी की जगह हम बात करेंगे तो कल जो हमने बॉलिंग कुलदीप सेन की देखी, वो कहीं ना कहीं आवेश जो हैं वो 130, 128, 125 के लगभग स्पीड से गेंद डालते हैं, और ये जो स्पीड 150 के आसपास जाती है, 145 से 150, उसके ऊपर खेलना
बल्लेबाजों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बॉल बहुत क्विक आती है और आपको बहुत जल्दी डिसीजन लेना होता है कि आपको क्या करना है, और वो जो है आपको रेटल भी करती है, आपको डिस्टर्ब भी करती है, आपको अनसेटल भी करती है। तो ऐसी स्पीड जो है वो होना एक नेचुरल टैलेंट है, ये बना ही नहीं जा सकती। 125-30 वालों को अगर कहा जाए कि जो 125-30 पे डालते हैं उनसे कहें कि आप 150 करिए, तो जीवन में नहीं हो पाएगा। आप 2-3-4 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से जो है वो फर्क डाल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ये आपका नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है। और हमें तो कहना चाहिए कि हम ब्लेस्ड हैं। हम आज थोड़ी देर पहले भी संजय से बात कर रहे थे कि किस तरीके से हमारे नए बच्चे जो आ रहे हैं वो सब 140-150 के बीच में, 150 से ऊपर की बॉलिंग डाल रहे हैं। तो अभी प्रेजेंट बॉलर जितने हैं, भुवनेश्वर कुमार हो गए 130-35 के बीच में बॉल डालते हैं, आवेश हो गए वो 125 से 130 के बीच में डालते हैं। तो जो इनको है बहुत बड़ा थ्रेट है कि ये जो बॉलर आ रहे हैं, एक किसी भी टीम में फास्ट बॉलर होना और एक्यूरेट बॉलर होना, फास्ट बॉलर के साथ साथ एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। आप विविड बॉलिंग करेंगे तो कहीं पे भी कोई भी बैट्समैन आपको मार सकता है, पर अगर आप एक्यूरेट हैं और फास्ट हैं तो आप अपनी टीम के लिए बहुत बड़ा एसेट हैं, और वो आने वाले समय में भारत के लिए बहुत अच्छे लॉयर्स ला सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं आज होने वाले मुकाबले की, सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस गुजरात। सर क्या कहेंगे इस मुकाबले को लेकर? वैसे देखा जाए तो बड़ी टीम है गुजरात, लगातार 3 मुकाबले जीतकर साबित कर चुकी है अपने आप को, और आज सनराइजर्स हैदराबाद की चुनौती है सामने, और खासतौर पर ऐसे समय जब चेन्नई के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है हैदराबाद। डेफिनेटली जो आप बोल रहे हैं कि गुजरात अगर कंपैरिजन करेंगे हैदराबाद से तो ज्यादा बेहतर टीम दिखेगी, पर हैदराबाद CSK को हरा के आई है। तो जो आप जब जीतते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ता है। तो और उनके बॉलर भी बहुत अच्छे हैं, टी नटराजन है और भुवनेश्वर कुमार हैं, तो थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा। गुजरात के लिए आसान नहीं रहने वाला है। हाँ, इतना आसान नहीं रहने वाला है। अब अगर मान लो कि इसमें से किसी ने 3 में से किसी ने अगर खराब बहुत बॉलिंग कर दी तो बात एक अलग है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जो मैच होगा, जो हैदराबाद है वो भी थोड़ा सा अच्छा सा, क्योंकि एक मैच जीत चुकी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आज थोड़ा सा अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिखाएगी। और T20 है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। हो सकता है आज टी नटराजन या उमरान में से या भुवनेश्वर में से कोई एक अच्छा स्पेल डाल दे और 2-3 विकेट लेके चला जाए, तो कुछ भी आपको देखने को मिल सकता है। वैसे बात हार्दिक पांड्या की कर लेते हैं, गुजरात के कप्तान हैं, लेकिन उन्होंने चौंकाया इस टूर्नामेंट में, क्योंकि माना जा रहा था कि जिस इंजरी, जिस तकलीफ से वो गुजर रहे थे, उसके बाद गेंदबाजी उनके लिए आसान नहीं होगी, बल्लेबाजी उनके लिए आसान नहीं होगी, लेकिन इस खिलाड़ी ने सब कुछ आसान करके बताया। सर हम एक फिनिशर के तौर पर मानते हैं हार्दिक पांड्या को, लेकिन उन्होंने यहाँ पर भी चौंकाया है, खुद चौथे नंबर पर आए हैं, और उसके बाद में राहुल तेवतिया को मौका दिया, और राहुल तेवतिया ने बेस्ट फिनिशर के तौर पर एक बार फिर अपनी भूमिका को साबित किया। तो बतौर कप्तान भी यहाँ उनकी रणनीति सफल साबित होती दिखाई दे रही है। ठीक बात है। देखिए, जब आपके पास में अच्छे प्लेयर हों तब एज ए कैप्टन आपके पास करने के लिए बहुत कुछ नहीं होता है। कल के मैच में, परसों मैच में KL राहुल भी यही कह रहे थे कि जब आपके पास 11 में से 10 या 9 प्लेयर इंटरनेशनल लेवल के हैं जो इंटरनेशनल मैचेस खेलते हैं, तो उनको मालूम है उनकी भूमिका क्या है। बस उसमें थोड़ी सी चीजें ये होती है, कप्तान का विजन क्या है, वो क्या देखता है कि किस पर्टिकुलर बैट्समैन के अगेंस्ट कौन सा बॉलर लाना चाहिए। कुछ चेंजेस होती हैं, और वो भी ज्यादातर काम जो है वो आजकल जो टीम थिंक टैंक है वो कर भेजती है, बता कर भेजती है कि इस बैट्समैन के अगेंस्ट कौन बॉलर बॉलिंग करेगा, उसकी फील्डिंग क्या होगी। आपको बहुत सारी चीजें नहीं करनी होती, सिर्फ आपको वहां मैनेज करना होता है कि हाँ आपका जो प्लेसमेंट है वो ठीक है, बॉलर की पर्टिकुलर फील्डर को आगे रहना चाहिए, पीछे रहना चाहिए, कब होना चाहिए, और छोटी मोटी चीजें जो है वो डिफेंस वहां पर डालती हैं। जहां तक मैं लखनऊ जायंट्स की बात करूंगा, गुजरात जायंट्स की बात करूंगा, तो किसी भी कैप्टन के लिए 3 बॉलर ऐसे होना जो आपको रन तो ठीक है, आपको विकेट दे सकते हो, एक बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद में टॉप ऑफ ऑर्डर शुभमन गिल जैसा बैट्समैन आपके पास होना। 2 इनिंग्स में उन्होंने दिखाया, एक में 80 रन किए, एक में 96 रन किए। अनफॉर्चुनेट से थे लास्ट मैच में वो 100 नहीं कर पाए। और उसके बाद में तेवतिया जैसा बल्लेबाज और ऑलराउंडर आपके पास, जो बॉलिंग भी कर सकता है, फील्डिंग भी ठीक करता है, और फिर छक्के ज्यादा लंबे मारता है। और 2 मैचेस वो आपको अपनी बैटिंग टैलेंट के ऊपर जिता चुके हैं। एक मैच जो लखनऊ सुपर जायंट्स के अगेंस्ट था, उस समय उन्होंने 20 बॉलों पे 40 रन किए थे, तो उस समय भी लगभग वो टीम हारती हुई नजर आ रही थी, पर ये टीम जीत गई। इसी तरह से हम लास्ट मैच भी अगर देखेंगे तो उसमें भी किसी ने रीड नहीं किया होगा कि लास्ट 2 बॉलों पे 2 सिक्सेस लगने के बाद में पंजाब किंग्स 11 पंजाब जो मैच हार जाएगी। परंतु यही एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट होता है जो आपको मैच जिताता है। तो उसके पास हर तरह के प्लेयर हैं जो उसको मैच जिता सकते हैं। ही इज ए ब्लेस्ड कैप्टन।
सर आप क्या कहेंगे कि आज गुजरात अभी जिस अंदाज में, क्योंकि यही एक एकमात्र टीम है जिसने जीत की रस्सी अभी तक लगा रखी है और बरकरार रखना चाहेगी ये टीम प्रदर्शन? डेफिनेटली उनकी टीम तो बहुत अच्छी है, जैसा आपने हमारी पहली बातचीत में हमने बताया। बट क्या होता है, क्रिकेट है, सब दिन एक जैसा नहीं होता है। और मैं जैसा बोलता हूँ कि बैट्समैनों का भी ऐसा होता है कि 3-4 इनिंग में अगर रन बनाएगा तो फिर एक इनिंग छोटी होती है। अगर 3 मैच जीती तो हो सकता है कि आज आपके निशाने पर कौन सा खिलाड़ी है? शुभमन गिल तो नहीं है? नहीं, ऐसा कोई निशाने पर नहीं रहता है। पर हाँ, क्रिकेट में अक्सर ऐसा होता ही है। आप देखना, अब अगर आपने 2 या 3 मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की हो, विकेट्स लिए हो, फिर एक आध मैच आपका थोड़ा सा ऐसा चला जाता है कि या तो आपको रन पड़ जाते हैं, आपको विकेट्स नहीं मिलते हैं। ऐसा बैटिंग में भी यही होता है कि अगर आपने 3-4 इनिंग में लंबे लंबे रन स्कोर किए हो तो फिर इसके बाद एक आध मैच ऐसा आता है कि जिसमें आपके रन नहीं बनते, जैसे कल जॉस बटलर के साथ हुआ या संजू सैमसन के साथ हुआ। तो ये क्रिकेट है, इसमें तो हर दिन आपका एक जैसा नहीं होता है। तो ये तो चलता रहता है, ये तो गेम है, और आज अच्छा है कल नहीं है। तो ये तो आप 100 बनाओगे तो 0 भी बनाओगे, और जो 0 बनाएगा वो 100 भी बनाएगा। तो ये तो क्रिकेट है, क्रिकेट में ये सब चलता रहता है। वैसे सर एक बैलेंस्ड गेंदबाजी सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो गुजरात की प्रभावित करती है गेंदबाजी। एक से एक गेंदबाज है, मोहम्मद शामी की हम बात करें, राशिद खान की हम बात करें, ये ऐसे नाम है जो अपने नाम के अनुकूल प्रदर्शन भी कर रहे हैं और ये टीम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट अब तक का साबित हुआ है सफर में। नहीं, डेफिनेटली देखिए, मोहम्मद शामी की बात करेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया के लिए वो प्रूव कर चुके हैं कि वो किस तरह से नई बॉल भी और पुरानी बॉल के साथ बॉल करते हैं। और अभी तक के मैचेस में उनकी भूमिका बहुत बढ़िया रही है। और मैं तो कहूँगा उनका स्टार बॉलर जो है राशिद खान है। राशिद जो है वो 20 से 24-25 रन के बीच में देते हैं और 2 विकेट, इनवेरिएबली 2 विकेट 3 विकेट आपके लिए लेते हैं। तो कोई बॉलर जो आपको विकेट गारंटी करता हो और उनको बैट्समैन फ्रीली नहीं खेल सकता हो, मारने की नहीं सोच सकता हो, तो एक बहुत बड़ा एसेट है। उस बार लॉकी फर्गसन ने बहुत इंप्रेस किया इस बार भी। पिछले सीजन में भी उन्होंने हमको केकेआर की तरफ से बहुत इंप्रेस किया था। इस सीजन में भी उनको भी जो है उनका चेंज ऑफ पेस, और वो भी 145-150 की स्पीड के बीच में बॉलिंग करते हैं और बहुत एक्यूरेट बॉल करते हैं। चेंज ऑफ लेंथ वेरिएशन उनके पास इतने ज्यादा है कि कोई बल्लेबाज उनको मार नहीं पा रहा है। और उसके बाद में हार्दिक पांड्या आते हैं, वो भी क्योंकि फिट हैं, उनको बैक इंजरी थी, उसके बाद में आने के बाद में वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो 4 बॉलर अगर आपके पास अच्छे हैं, एक यंगस्टर आपको एरन फिंच की इंजरी के कारण से दर्शन नलखेड़े पिछली बार खेले थे, 2 विकेट उन्होंने लिए, ऑल्दो कोई बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं किया। अंडर 19 के प्लेयर हैं, पहला आईपीएल खेला, पहला मैच खेला उन्होंने भी। तो नए बच्चे आकर आपको एक थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं कि ठीक है, हम ठीक 7-8-9 रन देंगे, उससे उतना मैनेजेबल चीज है। परंतु अगर हम गुजरात टाइटंस की बात करेंगे तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो कोई ऐसी टीम है जो बहुत बड़ी कन्विंसिंग गेम खेल रहे हैं। हम देखेंगे तो अभी तक के 2 मैच उन्होंने ऐसे लड़खड़ाते हुए खेले हैं कि जिनको राइट ऑफ किया जा चुका था, पर किसी तरीका से भागते दौड़ते हुए फिनिशिंग लाइन पे उन्होंने हाथ लगा दिया। तो गिवन डे के ऊपर कोई अगर टीम अपने स्टेडी गेम दिखाएगी, एक कंसिस्टेंट गेम खेलेगी, अच्छा गेम खेलेगी, और उनको अगर एक रीजनेबल टारगेट सेट करेगी उनके सामने, तो बहुत इजीली उनको आप हरा सकते हैं। दूसरा मैं ये बोल रहा था कि जैसे सर अभी बोल रहे थे कि फॉरेन, जैसे हम फॉरेन प्लेयर की बात करते हैं कि स्टोइनिस या वार्नर या कमिंग्स, पर आप देखिए कि अभी जो इंडियन प्लेयर्स हैं और जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं उनका तो ठीक है, पर जो डोमेस्टिक प्लेयर हैं वो कितना अच्छा कर रहे हैं। आप तो खलील को देख लीजिए, आप बॉलिंग में कल आपने सेन को देखा, इसके बाद टी नटराजन बहुत अच्छा बॉल कर डाल रहे हैं, कृष्णा जो गौतम है वो बहुत अच्छा डाल रहे हैं। फिर उमेश यादव ने जो परसों का मैच था, कल का जो मैच था उसमें खराब डाली, अदरवाइज वो अभी भी बहुत अच्छा बॉल डाल रहे थे। तो हमारा जो ये जो हिंदुस्तान का जो टैलेंट है इन बैटिंग में भी, अभिषेक शर्मा, अनुज रावत, तो आप देखिए कि कितने इंडियन प्लेयर्स हैं। तेवतिया ने आपने को 2 छक्के मार के मैच जिताया। तो आप देखिए कि जितने भी इंडियन प्लेयर्स हैं ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, और ये इंडिया के लिए मैं फिर बोलता हूँ बहुत अच्छी बात है। इतना उभर के जो टैलेंट आ रहा है, मतलब थोड़े दिनों के बाद ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी टीम में आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि हमारे पास 11 के 11 जो हिंदुस्तान की प्लेयर है, हमको जरूरत ही नहीं फॉरेन प्लेयर्स की। ये भी हो सकता है किसी टीम के साथ में किसी भी। तो बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पर भारतीय खिलाड़ियों का। टॉस की तैयारी है, टॉस अहमियत रखेगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल और मैं सर आपसे पूछना चाहूंगा कि सर सनराइजर्स हैदराबाद के कुछ सीजन्स में हम देख रहे हैं कि यदि टॉप ऑर्डर अच्छा प्रदर्शन कर लेता है तो ये टीम जीत जाती है। जहां मिडिल ऑर्डर तक ये टीम आती है तो वहां हौसले पस्त हो जाते हैं। नहीं, देखिए ये तो थ्योरी जो है ये 2020 में किसी टीम के लिए भी, अगर आप सिर्फ लखनऊ सुपर जायंट्स की बात छोड़ दीजिए तो 3 मैचेस में उनके पावर प्ले के अंदर ही 3 विकेट गिर चुके हैं।
और उसके बाद में भी टीम 150, 60, 165 रन बना गई। तो एक थोड़ा सा कैरेक्टर अलग दिखाता है कि अगर आपका टॉप ऑर्डर बहुत हैवी है, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, वो अगर आउट हो जाते हैं तो मिडिल ऑर्डर भी आपके पास ऐसा है जो एक कंसीडरेबली ओके स्कोर जिसको आप फाइट कर सकते हैं। जैसे कल 165, मुझे नहीं लगता कि हम किसी ने रेड किया होगा कि 165 रन नहीं बन पाएंगे, पर 165 में भी उनकी बॉलिंग और उनकी फील्डिंग और उन्होंने वो मैच जो है 3 रन से जीत लिया। कहीं पे भी आप कोई भी मैच उठाकर देखेंगे, अगर आपके ओपनर 1 डाउन 2 डाउन टॉप 4 बैट्समैन फायर नहीं करेंगे तो आपका मिडिल ऑर्डर स्क्रम्बल करेगा ही, क्योंकि मिडिल ऑर्डर के ऊपर प्रेशर इतना आ जाता है उस वक्त कि आपने वो मिडिल ऑर्डर रखा होता है कि वो जाकर 4 ओवर खेलेगा, 5 ओवर खेलेगा, आपने उनको 15 ओवर 16 ओवर खेलने के लिए दे दिया। आप 16 ओवर में उनका जो रोल डिफाइन होता है कि आपको जाना है और मारना है और लंबा स्कोर करना है, बड़ा स्कोर करना है कम बॉलों के ऊपर। यहाँ उल्टा हो गया, ज्यादा बॉलों के ऊपर बहुत सारी बॉलें, आपको आपका विकेट भी सेव करके रखना और आपकी टीम के लिए रन भी बनाना है, जो कि बहुत सारे समय वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। 2020 में मैं तो ये चीज मानता हूं कि अगर आपके पहले 3 बैट्समैन में से एक बैट्समैन 15 ओवर तक भी अगर खेल गया तो आप इजीली 190, 180, 200 रन तक बनाएंगे। जो आपके बैट्समैन बॉलर्स जो हैं अभी आज पे, जितने भी बॉलर्स की हम बात करेंगे जो सारी फ्रेंचाइजीज में खेल रहे हैं, वो इस तरह के हैं कि वो फिर आपको 190, 180, 200 के आसपास जाने के बाद में बहुत इजीली मैच जीतने नहीं देंगे। तो टॉप ऑर्डर का तो फायर करना बहुत जरूरी है ही है अगर आपको वो मैच जीतना है तो। और गुजरात के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद के कैप्टन केन विलियमसन ने टॉस जीत लिया है, और जैसा कि इस टूर्नामेंट का अब तक का पूरा इतिहास रहा है कि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। इसी के साथ सर आपसे मैं ये भी जान लेता हूँ, फेवरेट टीम क्या है और निर्णय सही मानेंगे? वैसे तो सही निर्णय ही कहा जाएगा टॉस जीतकर। नहीं, बिल्कुल, देखिए ये तो ट्रेंड है, और क्या रात के जितने मैचेस हैं उनमें ड्यू फैक्टर भी होता है, और ड्यू फैक्टर जो है एक बहुत आपको 15 से 20% एडवांटेज दे देता सीधा सीधा ही, कि एक आप बैटिंग उस समय जब करते हैं तो बॉल स्किड होके आपके बैट पे फास्ट आती है, आप स्कोरिंग ज्यादा इजी कर सकते हैं, और दूसरा जो फील्डिंग टीम है उनको फील्डिंग में भी दिक्कत आती है, कैचिंग में भी दिक्कत आती है और बॉलिंग में भी दिक्कत आती है। तो इस कारण से एक बड़ा एडवांटेज है। परंतु मैं फिर भी कहूंगा कि जो अच्छी टीमें हैं, जो प्लान करती हैं, वो प्लान करके तो भी अपना स्कोर एक रीजनेबल लेवल तक ले जाकर, ये ना सोचते हुए कि 210 रन भी चेज हो गया था, 205 भी चेज हो गया था। और कितनी बार ये हो रहा है कि यहाँ पे ड्यू नहीं हो रहा है मुंबई में, जिस दिन ड्यू नहीं होता है वो एक बहुत बड़ा फेटल डिसीजन आपके लिए हो सकता है कि आपने टॉस जीत के सामने वाली टीम को बैटिंग करा दिया, और उस टीम ने जो आकर आपके लिए, जैसे कल हमने देखा, कल दिल्ली को बैटिंग कराया केकेआर ने और उन्होंने उठा के 215 रन बना दिए, और आप वो 215 रन चेज करते में स्ट्रगल करते रहे। वो डे गेम था, कोई ड्यू वाला इशू नहीं था, बट इस पर्टिकुलर इवनिंग गेम में हमने कितनी बार देखा है कि ड्यू नहीं होता है। अगर ड्यू नहीं हुआ तो ये बहुत फेटल डिसीजन होगा, और मुझे लगता है कि गुजरात जायंट्स की जो टीम है इस वक्त वो कैपेबल है कि एक अच्छा स्कोर बना के, उनके पास बॉलिंग भी अच्छी है, और क्योंकि सनराइजर हैदराबाद अभी धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हैं, उन्होंने पहला मैच बहुत बुरी तरह से हारा, सेकंड थोड़ा रिस्पेक्टेबल पे जाके हारा, थर्ड मैच वो लोग जीते, तो उनको इस समय प्रेशर में लाना जो है वो बहुत इजी होगा। मुझे लगता है सारे ऑड्स अगेंस्ट होने के बाद में तो भी हार्दिक पांड्या की टीम जो है आज का मैच जीतेगी। सर जीतने की घोषणा ही हो गई है, अब तो संभावना तो नहीं। मतलब मैं भी, अगर आप मुझसे पूछेंगे अगर मैं टीम देखूंगा तो डेफिनेटली गुजरात की टीम ज्यादा स्ट्रांग है, पर अगर हैदराबाद केन विलियमसन की टीम अगर गुजरात को हराती है तो टूर्नामेंट में फिर ज्यादा मजा आएगा। नहीं, पसंद बताइए आप। पसंद तो मेरी फिर गुजरात ही है। ये एक और बड़ी बात है इसमें, देखिए जो राशिद है वो सनराइजर हैदराबाद से है, हाँ, और उनकी जितने भी जैसे केन विलियमसन है या बाकी जो प्लेयर जो है पुराने रिटेन किए हुए हैं, वो उनके साथ खेल चुके हैं, वो नेट्समैन को बॉलिंग कर चुके हैं, भली भांति समझते हैं कि किस बैट्समैन की क्या कमजोरी है। वो एक बड़ा टूल इस बार सिद्ध हो सकता है। अभिषेक, एक बात और बता दूंगा मैं कि टूर्नामेंट कौन फाइनल खेलेगा, कौन प्लेऑफ खेलेगा, ये मैं नहीं बता पाऊंगा, पर ये पक्का है कि इस बार चेन्नई नहीं खेलने वाली। ये मैं आपको बताता हूं। जिस दिन चेन्नई का मुकाबला होगा, वैसे आप मुंबई के बारे में भी कुछ बोल सकते हैं। मैं चेन्नई का जरूर बोल सकता हूँ 100% की जो चेन्नई की टीम अभी है, अगर ये कि यही टीम खेली तो मैं गारंटी लेता हूँ कि चेन्नई तो प्लेऑफ में नहीं खेलेगी।
ये बात जिस दिन चेन्नई का मुकाबला होगा उससे और बेहतर तरीके से थोड़ा समझते हुए हम भी करना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि जिन दो टीमों के बीच आज मुकाबला है, गुजरात और हैदराबाद, दोनों के आत्मविश्वास में फिलहाल कोई कमी नहीं है। शुरुआती दौर में लड़खड़ाने के बाद पिछले मुकाबले में हैदराबाद ने चेन्नई को हराकर अपनी ताकत का एहसास करा और वहां से निश्चित तौर पर उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा होगा। दूसरी तरफ विजय रथ पर सवार है गुजरात, तो जाहिर सी बात है दो आत्मविश्वास से लबरेज टीमों के बीच आज मुकाबला है और हम जैसे क्रिकेट प्रेमियों के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन डीजीआना न्यूज पर खबरें जारी है, हमारे साथ बने रहिए। इजाजत दीजिए, नमस्कार।